जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस देश में अगर अब कोई पूछ ले आपसे कि भैया ये उड़ीसा क्या है, तो उसको ज़रा मेडल दिखा दीजिएगा कि भैया ये जो हॉकी का जो मेडल आया है ना, उसमें सबसे बड़ा हाथ उड़ीसा की गवर्नमेंट का है। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने जिस तरीके से हॉकी इंडिया को सपोर्ट किया है, इंडियन हॉकी को सपोर्ट किया है, जिस तरीके से उसने प्लेयर्स को मतलब हर तरह की फैसिलिटी मुहैया कराई है, उससे एक चीज़ बहुत हद तक क्लियर हो गई कि अगर आप खिलाड़ियों को सही मार्गदर्शन के साथ साथ सही फैसिलिटीज़ भी देंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनकी ज़रूरत की चीज़ें आप उनको देंगे, तो वो भी आपको रिटर्न में नाम कमा कर ज़रूर देंगे। और इस बार तो फिर हमारी हॉकी की टीम में मेडल भी लेकर आई है। अब ये सब बातें तो ऐसी हैं कि आने वाले समय में अब चलती रहेंगी, लेकिन मुद्दा ये है कि इन सभी बातों के पहले मतलब ये सब चीज़ें ओलंपिक होने के पहले इन चीज़ों की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया था। भारत कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर हॉकी कोई बहुत नई चीज़ है। हॉकी भारत में बेहद पुरानी चीज़ है, बहुत समय से खेली जा रही है। मतलब 1923 से लेकर 1956 के बीच में 6 गोल्ड मेडल लगातार जीते थे भारत ने, और ये आज की डेट में भी एक रिकॉर्ड है। विभाजन के बाद कुछ दिक्कतें ज़रूर आई, लेकिन उसके बाद भी 1972 तक हम लोग लगातार मेडल जीतते रहे। लेकिन भारत का जो पतन है वो एक तरह से इन्हीं सब बीच के दौर में शुरू हो गया। लेकिन पतन का कारण क्या है? क्या ये कारण था कि भाई खिलाड़ी ढंग से खेल नहीं रहे थे, या ये कारण था कि भाई इन खेलों के बीच में राजनीति घुस चुकी थी? इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि 1975 में जो इंडियन हॉकी फेडरेशन के चीफ थे अश्विनी कुमार, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और इस्तीफा देने के पीछे उनका सबसे बड़ा कारण ये था, उनकी नाराज़गी ये थी कि इंदिरा गांधी सरकार का जो इंटरफेरेंस था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था खेलों के बीच में, और राजनीति पैर पसार रही थी। राजनीति के पैर पसारने का सीधे सा मतलब क्या होता है कि सिलेक्शन में धोखाधड़ी होना, कि भाई जो लोग डिजर्विंग है उनको सेलेक्ट ना करके उन लोगों को सेलेक्ट करना जो कि शायद उस लेवल के लिए अभी तैयार नहीं, या फिर ये कह लें कि जो सुविधाएं लड़कों को मिलनी चाहिए थी वो सुविधाओं का अभाव होना। और ऐसा नहीं है कि 1975 के बाद ये सब चीज़ें बदल गई, ये सब चीज़ें नहीं बदली। जिस कार्बन फाइबर की स्टिक से पूरी दुनिया खेल रही थी वो भारतीय टीम को लगभग 1990 के आसपास मिल जानी चाहिए थी, लेकिन वो उनको मिली है 2000 में। ठीक ऐसा ही टर्फ के साथ भी था। पहले ये घास के मैदान में गेम खेला जाता था, लेकिन 1975 के आसपास से ये एस्ट्रो टर्फ के ऊपर खेले जाने लगा, जो कि भारत में बमुश्किल ही आ पाई। और यही एक कारण था कि भारतीय टीम का जो प्रदर्शन था वो लगातार गिरता गया यहाँ पर। लेकिन हम लोग एक बात और कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तान का प्रदर्शन तो उसके बाद भी ठीक था, फिर क्या कारण हुआ? तो सीधी सी बात है, एक बार फिर से हम बोल सकते हैं कि राजनीति ने जितना बड़ा रोल प्ले किया है यहाँ पर इंडियन हॉकी के पतन में, उतना शायद ही किसी चीज़ ने प्ले किया हो। लेकिन हाँ, हर एक चीज़ का समय बदलता है, हर एक चीज़ का दौर बदलता है, और ऐसा ही इंडियन हॉकी के साथ भी हुआ। और एक बार फिर से इनका समय बदला जब धनराज पिल्ले ने इनको एक टूर्नामेंट जिताया। लेकिन मुद्दा सबसे बड़ा ये था कि धनराज पिल्ले जितने बड़े खिलाड़ी थे, क्या उनको उतनी इज्जत भारत में मिल पाती? तो जाहिर सी बात है इसका जवाब था ना, क्योंकि धनराज पिल्ले ने भी जब खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं की मांग करी तो उनको भी टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये होता है हमारे समाज में कि जो व्यक्ति सही बोलने के लिए खड़ा होता है उसको सबसे पहले हटा दिया जाता है। ऐसे ही थोड़ा ना ये कहावत बनी है कि जंगल में सीधे खड़े हुए पेड़ों को सबसे पहले काटा जाता है। और यही चीज़ भारतीय हॉकी में भी देखने के लिए मिली। अब जाहिर सी बात थी, इतनी बड़ी बातें हो रही थी, इतनी चीज़ें चल रही थी, तो इसका परिणाम तो हमें देखना ही था। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में भारत क्वालिफाई तक नहीं कर पाया। सबसे बड़ी मतलब इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या ही हो सकती है कि जिस देश ने 8 गोल्ड मेडल जीते हों हॉकी में, वो क्वालिफाई तक ना कर पाए। इससे ज़्यादा शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती। तो ये एक ऐसा पॉइंट था जब भारतीय हॉकी टीम अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पर बैठी हुई थी, और इसके आगे उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जाहिर सी बात है, हर चीज़ के अपने अपने कारण भी होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि समय करवट लेता है, और यहाँ पर भी समय ने करवट ली। समय ने करवट कुछ इस तरीके से ली कि भाई हालातों ने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया। हालातों ने बदलना अपने आप को ऐसे शुरू कर दिया कि 2014 में दिलीप तिर्की, जो कि भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी रह चुके हैं, वो ओडिशा में जो सरकार नवीन पटनायक की उसमें शामिल हो गए। उसमें शामिल हुए तो ऑब्वियस सी बात है, खिलाड़ी जिस बैकग्राउंड से आया हुआ रहता है वो उस बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से जानता भी है, और ये भी जानता है कि कहाँ पर कमी है और कहाँ पर हमें सुधार की आवश्यकता है। इसी चीज़ को लेकर उन्होंने नवीन पटनायक जी से डिस्कशन किया, और फिर ये तय हुआ कि वो भारतीय हॉकी के उत्थान के लिए अब काम करना शुरू करेंगे। 2014 में चैंपियंस ट्रॉफी, FIH वर्ल्ड हॉकी लीग 2017 में, उसके बाद 2018 वर्ल्ड कप के लिए इन्होंने मेज़बानी का प्रस्ताव दिया, और अब 2013 के जो वर्ल्ड कप की जो मेज़बानी है वो भी ओडिशा के पास, टू बी प्रिसाइज। लेकिन यहाँ पर लोगों को डाउट ये था कि यार ओडिशा की जो लोकेलिटी की जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो ऐसी है कि वहाँ पर नेचुरल कैलामिटीज़ बार बार आती रहती है, मतलब तूफान आना ये सब वहाँ चलता रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन सभी चीज़ों के बाद भी उन लोगों ने जिस प्रकार से हॉकी के लिए काम किया वो काबिल तारीफ़ है।
और आज की डेट में अगर आपको किसी को क्रेडिट देना है कि भाई इंडियन हॉकी जो गायब हो चुकी थी वो आज की डेट में किस तरीके से सबके सामने आकर बैठ गई है, तो उसके लिए शायद जो एक नाम लेना बहुत ज़रूरी होगा वो है नवीन पटनायक जी का। 2018 में एक सबसे शॉकिंग डिसीजन जो उन्होंने लिया था, जिसकी उस समय पर किसी ने मतलब ये कहेंगे कि बंद दरवाज़ों के पीछे इस डिसीजन की हंसी भी उड़ाई गई थी, वो ये कि इन्होंने 2018 में एज अ प्रदेश इन्होंने डिसीजन लिया था कि भाई हम लोग इनको स्पॉन्सर करेंगे, मतलब जो हमारी भारतीय हॉकी टीम है उसको हम लोग स्पॉन्सर करेंगे। स्पॉन्सर करने का मतलब होता है कि हम पैसा देंगे। अमूमन सरकारें क्या चाहती हैं कि भाई कोई प्राइवेट कंपनी हो, कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी हो, वो लोग आके इन्हें स्पॉन्सर करें, पैसा मिले, उसके बाद हम खिलाड़ियों को सुविधाएं देंगे। अब उसमें होता क्या है, पैसा आता है, लेकिन फिर पैसे का क्या होता है ये आप भी भली भांति जानते हैं और मैं भी भली भांति जानता हूँ। लेकिन जब एक प्रदेश, एक सरकार ही टीम को स्पॉन्सर कर रही है तो ऑब्वियसली बात है सरकार तो खुद पैसा देने के लिए तैयार है ना। तो यहाँ पर खाने खुर्दी की तो बात ही नहीं है। तो यहाँ पर वही चीज़ हुई, चाहे आप सुविधाओं की बात कर लीजिए, चाहे आप कोचिंग की बात कर लीजिए, चाहे आप इक्विपमेंट्स की बात कर लीजिए, चाहे आप सैलरी की बात कर लीजिए, जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। अगर खिलाड़ी के पास पैसा नहीं होगा घर चलाने के लिए तो फिर वो खेल के ऊपर ध्यान कैसे दे पाएगा, वो तो कमाने के ऊपर ध्यान देगा। इन्हीं सब चीज़ों की जो ज़रूरतें थी उनका ध्यान रखा किसने, उड़ीसा सरकार के नवीन पटनायक जी। और आज एक बार हम सामने देख रहे हैं कि जो चीज़ हमें दिख रही है कि भाई मेडल जीते जा रहे हैं, सेमीफाइनल तक हमारी टीमों ने सफ़र पूरा किया है, ये सब चीज़ें इन्हीं चीज़ों का नतीजा है कि जिस तरीके से इन टीम का नरिशमेंट किया गया, वो नरिशमेंट हमारी टीम्स को मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक तरफ जो पब्लिक है वो हमेशा गाली देती रहती है कि भाई ये तो क्रिकेट खेलने वाला देश है, क्रिकेट खेलने वाला देश है, लेकिन आप ज़रा ये सोचिए कि आज पूरे देश में हॉकी की बात चल रही है। हॉकी की बात आखिर क्यों चल रही है? क्योंकि टीम ने जो प्रदर्शन करके दिया है, जिस तरीके से उन्होंने खेला है, महिला हॉकी टीम हार गई, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से उन्होंने लड़ा ग्रेट ब्रिटेन से ब्रॉन्ज मेडल के लिए, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो देखकर हर कोई फैन बन जाएगा। महिला, हम लोग क्रिकेट की बात करते हैं, महिला क्रिकेट टीम की हम लोग बात करें, महिला क्रिकेट टीम बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं थी, कोई नहीं जाता था उनके मैच देखने के लिए। लेकिन आप देखिए कि वर्ल्ड कप में हरमनप्रीत कौर ने जो 170 से भी ज़्यादा रन की पारी खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसके बाद से महिला क्रिकेट टीम भी एकदम से सुर्खियों में आ गई। और आज की डेट ये है कि चाहे आप स्मृति मंधाना की बात कर लीजिए, हरमनप्रीत कौर की बात कर लीजिए, शेफाली की बात कर लीजिए, इन सभी लड़कियों ने इस तरीके से खेला है कि आज एक बार महिला क्रिकेट टीम की बात भी हर जगह होने लगी। इवन ये खिलाड़ी ऐसे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो बिग बैश लीग होती है वहाँ पर इनको खेलने के लिए बुलाया जाता है कि भैया आइए आप हमारी तरफ से खेलिए। तो जब कोई टीम अच्छा प्रदर्शन करती है तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। पब्लिक सीधा चाहती है रिजल्ट, पब्लिक अगर रिजल्ट देखेगी तो अप्रिशिएट करेगी। और इसके लिए सबसे बड़ा काम करना होगा गवर्नमेंट को, जो कि हॉकी के लिए नवीन पटनायक जी ने करके दिया है। उन्होंने जो सुविधाएं दी, उन्होंने जो फैसिलिटीज़ दी, उसी का रिजल्ट है कि आज हम लोग परफॉर्मेंस देख रहे हैं। और आप देखिए परफॉर्मेंस दिखी, चाहे वो इंडियन की महिला हॉकी टीम हो या फिर इंडिया की मेल हॉकी टीम हो, दोनों के लिए आप सपोर्ट देख लीजिए किस प्रकार से निकल कर आया है। तो अगर गवर्नमेंट ही सपोर्ट नहीं कर रही है तो आप ये चीज़ कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भाई पब्लिक जो है वो वही चीज़ देखे। पब्लिक क्या होती है? पब्लिक वो होती है कि भाई वो दिन भर में अपनी पता नहीं कहाँ से मानसिक प्रताड़ना झेल कर आया है, वो आखिर में खेल देखने बैठता है और टीम हार जाती है, या फिर टीम इस तरीके से हार जाती है कि लड़ती ही नहीं है। हारना जितना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये होता है कि उन्होंने किस तरीके से ग्राउंड पर जाकर लड़ाई करी। और अगर टीम लड़ाई कर रही है तो मेरी बात यकीन मानिए, हर कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आपको मिलनी चाहिए। बट बात वही आ जाती है कि अगर गवर्नमेंट ही खाना पूर्ति करने के लिए बैठी हुई है तो ये चीज़ें कैसे चल पाएंगी। यदि आप लोगों के भी इस बारे में कुछ विचार हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।